नमस्कार। पहली खबर पहली बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। बात करेंगे नगरीय निकाय चुनाव की। आज फिर एक बार सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसको लेकर तमाम तरह की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है। आज जो फैसला आएगा उसकी उम्मीदें की जा सकती है कि शायद चुनाव की तरफ सरकार बढ़ जाए। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर एप्लीकेशन फॉर मेडिफिकेशन पर आज फिर सुनवाई होगी। इसके बाद साफ हो जाएगा कि एमपी में 2022 के परिसीमन से चुनाव कराए जाएंगे या फिर 2019 का परिसीमन प्रभावी होगा। कोर्ट ने सरकार से ओबीसी आरक्षण पर और जानकारी मांगी है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आकलन के बाद आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। इधर मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि सरकार चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन सरकार चाहती है कि चुनाव में ओबीसी आरक्षण के साथ हो। आपको बता दें कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत और नगरीय निकाय में ओबीसी आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाया था। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा था कि एमपी में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाए जाए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 15 दिन में पंचायत नगरपालिका चुनाव की अधिसूचना जारी करने के निर्देश भी दिए थे। लेकिन हमने देखा एक दिन पहले मंगलवार को जब सुनवाई हुई तो तमाम तरह की बातें रखी गई। करीब 2 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली है और आज फिर 10:30 बजे यानी थोड़ी ही देर बाद जब हम बात कर रहे होंगे तो सुनवाई शुरू होने जा रही है। इस सुनवाई के बाद आखिर होगा क्या? सरकार की तरफ से सरकार के जो अधिकारी है वो दिल्ली पहुंचे हैं। आनन फानन में उनको रवाना किया गया कुछ जानकारी लेकर, पर होगा क्या जरा सुनते हैं क्या कहना है भूपेंद्र सिंह जी का। कल के बाद उन्होंने क्या कहा था, आज क्या हो सकता है, सुनिएगा। जो ओबीसी आरक्षण से संबंधित हैं वो तथ्य हम लोगों ने रखे हैं। आरक्षण कर दिया था, सारी आरक्षण छोड़ के बाकी सारी कार्रवाई हो गई थी। तो हम लोगों ने ये रखा है कि ओबीसी के आधार पर सरकार चुनाव चाहती है और इसलिए माननीय न्यायालय ओबीसी आरक्षण के मुख्य रूप से हमारा ओबीसी आरक्षण को लेकर ही चुनाव के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं, पर ओबीसी आरक्षण को लेकर हम लोगों का मुख्य विषय। चलिए, आप सुन रहे थे भूपेंद्र जी को। वो कह रहे थे ओबीसी को आरक्षण दिलाना हमारा मुख्य विषय है, पर आज फिर एक बार सुनवाई होने जा रही है। स्वदेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है स्टूडियो से। राजपाल सिंह सिसोदिया जी है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और योगीराज योगेश जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। योगीराज जी, आप सभी का बहुत स्वागत है। योगीराज जी, शुरुआत आपसे करूंगा। क्या दिखाई देता है? आज फिर 10:30 बजे सुनवाई होना है। कल भी काफ़ी उम्मीदें थी कि शायद कोई फैसला सुनाई देगा, लेकिन ऐसा लगता है आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। सरकार की तरफ से तमाम तरह की दलीलें रखी गई है। एक बात जरूर सरकार के लिए पॉजिटिव नज़र आती है कि कम से कम मॉडिफिकेशन फॉर एप्लीकेशन को स्वीकार किया गया, उस पर सुनवाई हुई, और आज दूसरे दिन सुनवाई होना शायद उसी तरफ इशारा करता है कि सरकार की बात को सुना जा रहा है। नहीं, कानून में बात तो सुनाने का भी अधिकार है और सुनने का भी सबको अधिकार है। अंतिम समय तक सबको मौका दिया जाता है। जब सारी चीज़ें आती इसके बाद ही फैसला होता है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ये याचिका भी स्वीकार की और उस पर विचार किया। मूल बात और मूल भावना जो सुप्रीम कोर्ट की ये है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। इसका तो कोई तोड़ भी सरकार ने दिया नहीं कि कैसे वो ऐसा कैसे करेंगे कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होगा और ओबीसी को भी 27% या 35% आरक्षण मिल जाए। इसका कोई तर्क और तथ्य अभी तक सरकार की तरफ से नहीं रखे गए। एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन में सिर्फ संशोधन की बात की गई है और उसमें 2-3 चीज़ नई जोड़ दी गई हैं। वो चीज़ें हैं, कुछ परिसीमन को लेकर है, कुछ वार्डों के आरक्षण को लेकर है। इन बातों पर भी सुप्रीम कोर्ट विचार करना चाहता, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर भी उनको सुनवाई का मौका दिया है। पर जो मूल बात जिसको कि लेकर ये पूरा का पूरा जो बखेड़ा खड़ा हुआ है 27% आरक्षण का, या जो बीजेपी व्यक्त कर रही थी कि हम 35% आरक्षण देंगे, इसको लेकर अभी भी अपनी स्थिति स्पष्ट सरकार ने नहीं की है और वो कर भी नहीं सकती, क्योंकि संविधान में पहले से तय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट के स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि किसी भी कीमत में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। जब ऑलरेडी दलितों SC/ST को 36% आरक्षण मिल रहा है तो आपके पास केवल 14% का विकल्प है। कल जो बात कही जा रही है वो यही दलील दी गई है कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। उसमें बात ये भी बताई गई है कि SC का कितना जनसंख्या है, ST की कितनी, कौन कौन सी ऐसी सीट है, कौन कौन सा नगर पालिका क्षेत्र है, वहाँ कितना क्या है, और उसको आधार बनाकर ये कहा जा रहा है कि शायद रास्ता कोई दिखाई देगा। हाँ, लेकिन उसमें भी क्या रास्ता दिखाई देगा? उसमें कई ऐसी पंचायतें, कई ऐसी नगरीय निकाय आ जाएंगी कि जहाँ पिछड़ों को आरक्षण ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कई जगह दलितों की संख्या बहुत ज़्यादा, मतलब SC/ST की, और कई जगह पिछड़ों की बहुत ज़्यादा संख्या है। तो कई सीटें उसमें ऐसी भी आएंगी कि जिसमें इनको आरक्षण ही नहीं मिल पाएगा यदि यही व्यवस्था रही।
सुप्रीम कोर्ट केवल या तो ये इस बात पे बन सकती है कि साहब पार्टी अपने स्तर पर दे जी। दें, आपको 27 देना है, किसी को 35 देना है तो अपने स्तर पर दे दें, लेकिन फिर आप किसी न किसी को निराश करोगे ही ना। तो सुप्रीम कोर्ट की जो चिंता वो यही है कि किसी के साथ अन्याय भी ना हो, सबके साथ न्याय हो। जी। राजनीतिक दल तो राजनीति करते हैं, राजनीति को तो वोट दिखता है, जी। सुप्रीम कोर्ट को न्याय दिखता है, तो वो न्याय की बात करेगी, राजनीतिक दल अपने वोट की बात करेंगे। जी। तो लेकिन केवल ये टाइम बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चलिए मैं समझ लेता हूँ। मेरे साथ इस वक्त मनीष यादव जी जुड़ रहे हैं, इंदौर हाई कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं और बड़े जानकार है कानून के। मनीष जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे? जी नमस्कार। नमस्कार मनोज जी। मनीष जी मैं समझना चाहूँगा कि कल भी सुनवाई हुई मॉडिफिकेशन फॉर एप्लीकेशन को लेकर। सरकार ने संशोधित जो एप्लीकेशन आवेदन दिया है कि इसमें क्या संशोधन किया जा सकता है, उसको ऐसा दिखाई देता है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना। तो आज भी सरकार की तरफ से ऐसा कहा गया है, कुछ और जानकारियां कोर्ट ने मांगी थी, क्या हो सकता है इसमें? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार और जो भी पुरानी सरकारें थी ये अपना मौका खो चुकी हैं, क्योंकि ऑलरेडी फाइनल ऑर्डर पास कर चुका है सुप्रीम कोर्ट और ये कह चुका है कि बिना आरक्षण के आप चुनाव कराएं, क्योंकि इनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि आप ट्रिपल टेस्ट और जो भी आपका डाटा सबमिट है, परिसीमन किया है, आप वो सबमिट करें, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट फाइनल ऑर्डर पास करेगी। पर वो समय पर नहीं कर पाए। वो किसकी चूक रही? सरकार की रही, अधिकारियों की रही, जिसकी भी रही। अब वर्तमान में जो सुनवाई हो रही है वो एक रिव्यू पिटीशन की सुनवाई हो रही है। तो रिव्यू पिटीशन का जो स्कोप है वो केवल 1% स्कोप रहता है कि कोई भी न्यायालय या कोई भी न्यायाधीश अपने ऑर्डर को पुनर्विचार करे। इसकी संभावना बड़ी कम रहती है। जहां तक मॉडिफिकेशन का सवाल है, तो मॉडिफिकेशन में भी मेरे विद्वान मित्र ने किसी ने भी एक बात कही कि सुप्रीम कोर्ट का केवल इंटेंशन यही रहता है कि किसी के साथ भी अन्याय न हो, किसी भी वर्ग के साथ अन्याय न हो। और जहां तक मैंने अभी कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले ही दिन जस्ट दोनों ही प्रमुख पार्टियों के द्वारा पब्लिक फोरम पर घोषणा की गई थी कि हम 27% आरक्षण देंगे स्वयं की तरफ से। जी। तो मेरे हिसाब से अब इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। मेन इंटेंशन सुप्रीम कोर्ट का भी यही है कि जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जिस पक्ष को मिलना है वो मिले। तो जब दोनों ही पार्टियों ने अपनी तरफ से घोषणा करी दी है, तो मेरे हिसाब से कोई मॉडिफिकेशन की भी जरूरत नहीं बचती, क्योंकि पब्लिक फोरम में करी है। और अगर कोई भी अपनी घोषणा का पालन नहीं करेगी जो भी पार्टी, तो उसको परिणाम भुगतना पड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता है, या तो शायद किसी को इसमें इंटरविनर भी बन जाना चाहिए था, इसी आधार पर कि दोनों ही पार्टी के प्रमुख दल अपने घोषणा पत्र में घोषणा कर चुके हैं कि हम अपनी तरफ से ओबीसी को 27% या उससे अधिक आरक्षण देंगे। तो जो रिव्यू पिटीशन का जो स्कोप है वो बड़ा कम होता है। देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या फैसला लेती है। नहीं, लेकिन इसमें बात कही गई कि जब पंचायतों का परिसीमन नहीं हुआ, थोड़ा वक्त चाहिए, 1.5 महीने के लगभग वक्त मिल जाएगा, तो शायद हम जो आरक्षण का आधार है उसको भी मजबूत कर पाएंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ अलग अलग तथ्य आज रखे जाएंगे, उसको लेकर जो प्रमुख सचिव है वो भी वहां पहुंच रहे हैं, उनको आज पहुंचाया गया सरकार की तरफ से, रात को पहुंचे हैं। और उसमें यही है कि यदि किसी एससी का वर्ग ज़्यादा है तो उसको उस हिसाब से तरजीह मिलेगी, एसटी को मिलेगी, तो उससे जो 50% की बात कही जा रही है उससे होने से भी बच जाएगा और रास्ता भी निकल। ऐसा कोई रास्ता हो सकता है क्या? ऐसा रास्ता तो हो सकता है, पर मेरे हिसाब से इस सब प्रक्रिया के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी थी, प्रॉपर समय भी दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, पर कहीं ना कहीं इनके द्वारा लापरवाही की, क्योंकि जो प्रक्रिया ये अब करने वाले हैं वो तो पहले भी की जा सकती थी। जिस समय याचिका लंबित थी, एक बार नहीं कई बार माननीय न्यायालय ने समय दिया। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पर भी विचार करेगी कि जो चीज आप अब लेकर के आ रहे हो ये पहले भी ला सकते थे। तो सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ उन तथ्यों पर रिव्यू कर सकता है कि कहीं ना कहीं कोई तकनीकी त्रुटि रह गई हो तो उस पर रिव्यू किया जा सकता है। बाकी रिव्यू पिटीशन का स्कोप बहुत कम रहता है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि रिव्यू पिटीशन का स्कोप बहुत कम है। हाँ, अच्छा, जो रिव्यू पिटीशन की आप बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन और रिव्यू पिटीशन, तो रिव्यू दोनों एक ही चीज होती है। दोनों एक ही चीज होती है। जी, उसका नाम अलग अलग कह सकते हैं, मतलब नाम अलग, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन होती है उसी के अंदर कि आपने जो आदेश पारित किया है उसमें हम ये संशोधन चाहते हैं, तो वो रिव्यू पिटीशन में ही मॉडिफिकेशन का उल्लेख होता है। चलिए सर, बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। मनीष यादव जी थे, वरिष्ठ लॉयर है, इंदौर हाई कोर्ट के, काफ़ी जानकारी रखते हैं। मेरे साथ बाकी मेहमान जुड़े हैं। वापस लौटता हूँ। राजपाल सिसोदिया जी, आपसे सवाल है मेरा, क्या रास्ता है? देखिए, अभी मेरे विद्वान मित्र अधिवक्ता मनीष यादव जी भी बात कर रहे थे और योगीराज योगी जी भी बात कर रहे थे। दोनों को मैं, योगीराज जी को भी मैं सुन रहा था और दोनों की बात का जो सार आया कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो और सबको न्याय मिले और सबको अवसर मिले अपनी बात रखने का, तो उसी बात को आगे करने का काम हमारी सरकार कर रही है।
देखिए, मैं सरकार की तरफ से जो 2 काम हो रहे हैं वो बताना चाहता हूँ और संगठन की तरफ से जो 2 काम हो रहे हैं इस विषय को लेकर वो बताना चाहता जी। हूँ। सरकार की तरफ से उसी लाइन पे, जो लाइन अभी मेरे विद्वान मित्र लोग कह रहे थे कि सबको न्याय मिले, तो सबका साथ और सबका विकास और सबके विश्वास के साथ हम सरकार में काम कर रहे हैं। तो ओबीसी का पक्ष कोर्ट में पूरी पुरजोर ताकत के साथ में हम रखने का काम कर रहे हैं। आज प्रमुख सचिव स्वयं पहुंचे हैं, तो इस प्रकार से हम पूरी गंभीरता के साथ में हमारे ओबीसी बंधुओं के पक्ष को रखने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग चुनाव को लेकर जो भी निर्देश सरकार को देने का काम कर रहा है, उन व्यवस्थाओं को हम सुचारू और करने का काम कर रहे हैं। अगर निर्वाचन आयोग चुनाव का कहेगा तो हम चुनाव के लिए सरकार स्तर पर जो भी संसाधन जुटाना है उसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कृत संकल्पित है। अब पार्टी स्तर की मैं बात करता हूं तो भारतीय जनता पार्टी स्तर पर बहुत स्पष्ट है कि हमने सामान्य निर्धन के लिए भी 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने का काम किया माननीय मोदी जी की सरकार ने। हमने एससी एसटी के भी अधिकारों को सुरक्षित करने का काम किया और ओबीसी की जब बात आई तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी और हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने भी ये बात कहने का काम किया कि मध्य प्रदेश के स्थानीय निकाय और पंचायत के चुनाव ओबीसी वर्ग के आरक्षण के साथ हो। तो उसी को लेकर हम तैयार हैं और हमारे अध्यक्ष जी ने घोषणा करी है कि अगर कोर्ट से आरक्षण मिलता है तो ठीक, अन्यथा जनसंख्या और भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से जहां ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व देना चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में हम देने का काम करेंगे। पिछले दिनों जो मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो रहे थे उस चुनाव में भी 25% से अधिक ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलने का काम हो रहा था, परंतु किस प्रकार से क्या घटनाक्रम हुए मनोज जी आप भी जानते हैं। प्रदेश चलिए मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, फिर अपन कांग्रेस पिटीशन में जाती है और वो चुनाव रुक जाता है। जी, स्वदेश विषय यह है कि पार्टी स्तर पर भी हम हमारे संगठनात्मक जिला और प्रदेश स्तर तक की बैठकें होकर हम पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार है। हमारी कतई मंशा नहीं है कि चुनाव टाले जाए। भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ है कि चुनाव हो और ओबीसी के साथ हो। सरकार का मानना है चलिए चुनाव हो और ओबीसी के साथ हो, यही तो मुद्दा है। स्वदेश शर्मा जी, स्वदेश शर्मा जी, स्वदेश शर्मा जी। मनोज जी, सबसे बड़ी बात होती है नीयत। अगर आपकी नीयत में कोई खोट नहीं है तो जितनी भी योजनाएं आप बनाते हैं सब लागू होती हैं, जमीनी स्तर पर पहुंच जाती हैं। जब कांग्रेस की सरकार रही, माननीय दिग्विजय सिंह ने 10 से लेकर 14% आरक्षण देने का काम किया। जब उमा भारती जी आए उन्होंने 14 से कम करके 10 कर दिया। फिर ये शिवराज सिंह जी आए, 10 पर ही चलता रहा। उसके बाद जब कमलनाथ जी सरकार में आए उन्होंने उसको 27% आरक्षण किया और 2019 में परसीमन और वो त्रिस्तरीय व्यवस्था पूरा कंप्लीट करके एक चुनाव आयोग को कारगर बना के रख दिया सरकार के लिए। वो दस्तावेज कूट रचित करके इन्होंने 2014 का परसीमन रोटेशन और वो त्रिस्तरीय व्यवस्था को चुनाव आयोग को सौंप दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो वहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो गया, चुनाव आयोग क्या करे। तो ऐसे में कोई कोर्ट गया उसको भी जानकारी सही समय पर न दी गई। आज जितने सक्रिय दिखाई दे रहे हैं ये सक्रिय रहने का सबसे बड़ा कारण है माननीय कमलनाथ जी ने जब कहा कि हम 27% आरक्षण देंगे और प्रत्याशियों को 27% टिकट देंगे नगरीय निकाय चुनाव में, तो घबरा गए, ये परेशान हो गए। आज प्रदेश का मुख्य सचिव दिल्ली पहुंच गया है सिर्फ इसी वजह से। अब आनंद कानून में कि कहीं कुछ ऐसा हो जाए, कहीं कुछ ऐसा हो जाए कि हमारी बात रह जाए, पर बात कहां से रहेगी, बात तो निकल चुकी है। अब शिक्षा और रोजगार में लागू है। पिछला वर्ग का व्यक्ति, आप बताइए कांग्रेस ने महाजन आयोग का गठन किया, आपने क्या किया बता दीजिए। काम कर दिया आपने कुछ किया क्या? आपने कभी कुछ नहीं किया, बल्कि आपने ये किया कि आपके आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट में सर पुरानी बातें छोड़ो सर, आरक्षण की समीक्षा हो रही है। पुरानी बातें आप बताइए आपकी नियत में। स्वदेश शर्मा जी मेरा आपसे सवाल, स्वदेश जी मेरा आपसे सवाल, स्वदेश जी बात तो सुनिए। नई बात तो कर होता। नई बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन फॉर एप्लीकेशन दायर की गई, उसको स्वीकार कर लिया। कल 2 घंटे उस पर सुनवाई हुई, आज पुनः सुनवाई हो रही। आपने भी कहा प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी वहां पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है कि सरकार भी ये चाहती कि आरक्षण मिल जाए, लेकिन यदि मौका मिला है तो रास्ता तो फिर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर यही मशक्कत जो आज कर रहे हैं पहले सरकार ने की होती तो पिछड़ों को ये सब परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती, उनको लाठी डंडे नहीं खाने पड़ते, अपने हकों की मांग करने के लिए राजधानी में इकट्ठे नहीं होने पड़ते, आंदोलन नहीं करने पड़ते। क्योंकि माननीय कमलनाथ जी ने 27% किया था, आप 2019 का रोटेशन परसीमन और त्रिस्तरीय व्यवस्था को चुनाव आयोग को सौंप देते, लेकिन आप पीछे चले गए, आपने 2014 का सौंपा। मतलब नियत में खोट है ना, आपकी नियत में खोट है, इसलिए ये परेशानी है। और जैसा विद्वान वकील और विद्वान पत्रकार योगी राज जी ने भी कहा है कि ये रीपिटिशन जो पहुंचा है
रिव्यू पिटीशन जिसे बोलते हैं, वो एक तरह से आवेदन ही होता है। इस पर संभावनाएं कम दिखाई देती हैं। ठीक है। हालांकि माननीय उच्चतम न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि विचार करे और मध्य प्रदेश के प्रश्नों को न्याय मिल सके, लेकिन इसकी संभावनाएं जैसा वकील बोल रहे हैं कम दिखाई देती हैं। चलिए, इसका संभावना सारा क्या दोष भारतीय जनता पार्टी का है। योगीराज योगेश जी, बात यही है कि हमेशा बात आरक्षण को लेकर होती रही, लेकिन आज सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, ये तो साफ कर दिया 2 दिन पहले जब बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, तो पार्टी के नेता है उन्होंने कह दिया कि 30% से ज़्यादा आरक्षण की टिकट देने की बात हुई है, और ये बार बार प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया। पर आज ये भी कहा जा रहा है कि 30% से ज़्यादा यानी 35 के लगभग ओबीसी को मौका मिलना चाहिए, और इसी बात को लेकर आज प्रमुख सचिव वहाँ पहुंचे। नहीं देखिए, ये राजनीतिक दलों का व्यक्तिगत अधिकार है कि वो आप 35% दो या पूरा 100% ही दे दो, आपको कौन रोक रहा है उसमें? उसमें सुप्रीम कोर्ट थोड़ी कहेगा कि आप दे दो, ना सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि आप 27% आरक्षण दो। आपको यदि देना है तो आप तो 100% कर दो, लेकिन आप खुद करिए। आप कोर्ट का कहना है, कोर्ट का जो एडामेंट जो है उसी बात पे कि आप अपने स्तर पर कर लो आप। और इसलिए इस पूरे मसले पर ये जो भागा दौड़ी मची हुई है वो इसी बात को लेकर मची हुई है कि इनकी चिंता यही है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यही अवगत करा है कि नहीं सर, हम तो दे देंगे, हम 30% भी दे देंगे और हम 35% भी दे देंगे। तो फिर कोर्ट यही कह के दे दो, आप क्या दिक्कत है? आप हमसे क्यों परमिशन ले रहे हो? आप कोर्ट के मुंह से आप क्यों उगलवाना चाहते हो बात 27% की? इसलिए कोर्ट बिल्कुल नहीं कहेगा कि आप 27% आरक्षण दो। आपको देना हो आप 35% दो, मतलब कोर्ट ये कह सकता है कि आप स्वतंत्र, आप अपने हिसाब से टिकट दे सकते हैं। डेफिनेटली उनका यही है भाई, वो किसी के साथ अन्याय क्यों करे? मान लो कोर्ट यदि ये कह देती है कि साहब 27% आप ओबीसी को आरक्षण दे दो, तो भाई तो ये 50% की सीमा से एक तो ज्यादा हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो प्री डिसीजन जो दिए हैं उसके भी विरुद्ध चला गया है। दूसरा, किसी ना किसी के साथ अन्याय कर दिया आपने। तो मुझे जहाँ तक कानून की जानकारी है, मैंने भी एलएलबी किया है, लेकिन मैं कोई विशेषज्ञता नहीं रखता, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ऐसी व्यवस्था क्यों देगी कि उससे एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाए कि आप जब कह रहे हो 50% से ज्यादा ना हो, वो 27% दे के आप 50% से ज्यादा भी कर दो। तो इसकी संभावना बहुत शून्य है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि आप 27% आरक्षण के साथ आप चुनाव कराओ। कोर्ट संभवतः यही कहेगा कि आपको जितना देना दे दो, आपको जो लग रहा है आप दे दीजिए, बाकी आप चुनाव कराइए। अच्छा, इससे पार्टियों की असलियत भी सामने आ जाएगी कि पार्टी कर क्या रही, कितना प्रतिशत देना चाहती। 35% यदि बीजेपी देगी तो फिर कांग्रेस क्या करेगी? जी राजपाल जी। देखिए, बहुत स्पष्ट है, यहाँ पे 2 बातें समझना पड़ेगी। मनोज जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ओबीसी आरक्षण के विषय को लेकर अगर हम बात करते हैं तो ये जो पूरा मुद्दा चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ पंचायत और नगरीय निकाय के आरक्षण को लेकर चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। हम शिक्षा विधानसभा की कोई बात ही नहीं है जी। शिक्षा और रोजगार, इन दोनों स्थानों के लिए 27% आरक्षण मध्य प्रदेश की धरती पर लागू हो चुका है, और उसमें न्यायिक तौर पर भी और कानूनी पेचीदगियों के बाद भी हम उसको निकाल के ले आए हैं, और आज मध्य प्रदेश की भर्तियों से लगा के तमाम स्थानों पर 27% आरक्षण ओबीसी को देने का काम और 10% ईडब्ल्यूएस सामान्य निर्धन को देने का काम ये मध्य प्रदेश की धरती पे हो रहा है, चाहे वो स्कूल कॉलेज के एडमिशन की बात हो, चाहे रोजगार की बात। अब बात आती है पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव के। तो 2014 के भी आरक्षण की स्थिति को अगर हम उठा के देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि उस समय भी 25% के लगभग इसमें ओबीसी वर्ग को सीटें मिलने का काम हुआ था। अभी जो इलेक्शन हो रहा था, जो बीच में प्रोसेस में रोक दिया गया कोर्ट में विवेक तनखा साहब के और सैयद जफर साहब के जाने के बाद में, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो ओबीसी रिजर्वेशन 25% से ज्यादा की सीटें पे ओबीसी का आरक्षण हो चुका था। तो मेरा ऐसा कहना है 14 के हिसाब से जब हो रहा था तो 14 में 25% से ज्यादा ओबीसी को आरक्षण मेरे विद्वान मित्र गोल गोल जलेबियां मत घुमाइए। अब 2019 का पर्सनल रोटेशन की व्यवस्था माननीय कमलनाथ जी ने कंप्लीट कर दी थी, तो आप पीछे क्यों चले गए? आप 2014 में क्यों चुनाव कराना चाह रहे थे? 25% था, 2019 का कराना चाहिए था, या आप 2022 का कर लेते, लेकिन आप 14 में क्यों पहुंच गए? आपने कानून को गुमराह करने की कोशिश की, माननीय न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की, जनसंख्या मध्य प्रदेश की बताने का काम कर दिया। आप पिछड़ों को आरक्षण नहीं दे सकते। आपकी 18% की सरकार है, अगर 1% एक साल का बढ़ाया होता तो आज कमलनाथ जी ने जब 27% आरक्षण की बात की थी तो गोविंद सिंह जी ने जो पत्र सदन के अंदर दिया था, ये चुनाव के लिए बात नहीं हुआ था। बात सुने दीजिए, बात सुने दीजिए, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, बहुत इस समय सबसे ज्यादा लोग सुन रहे हैं। ये ऐसा चुनाव है जिस पर हजारों लाखों निगाहें टिकी हुई इस समय सभी टीवी चैनल पर। बंसल न्यूज को लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि क्या आप कह रहे हैं, सुनाइए जरा। मैं स्वदेश शर्मा जी, यदि 35% की बात सरकार कह रही है, जैसा आज कहा गया है कि जब वहां प्रमुख सचिव पहुंचेंगे तो वो यही
कुछ एक नया आधार बताना चाहते हैं, कुछ नए साक्ष्य रखना चाहते कोर्ट के सामने और उसको बताएंगे कि हम कैसे आरक्षण दे सकते हैं। यदि ये 35 की तरफ जाता तो क्या कांग्रेस भी इस तरफ जाएगी? देखिए सैनी जी, आपको पहले ही इस बात का पता होना चाहिए कि इन्होंने पहले पिछलों की जो मुझे तो सब पता है, आप पिछलों की जो आंकड़ा इन्होंने रखा वो 48% रखा, जबकि पिछलों की आबादी 55-56% है। अब ये बताइए, गलत आंकड़े आप प्रस्तुत करोगे और अब आपने देखा कि कमलनाथ जी ने घोषणा कर दी कि हम 27% आरक्षण देंगे, तो आप बिलबिला रहे हैं, अब आप परेशान हो रहे हैं, अब आप झूठे आंकड़े में आपने सब जुमला फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसी तरह का जुमला है जैसा 2014 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर व्यक्ति के खाते में 10-15 लाख रुपए डालेंगे, चुनाव लड़वा देंगे फिर रोजगार दीजिएगा। अब रोजगार जब आप मैदान में जाएंगे ना, जब आप मैदान में जाएंगे तो रोजगार आने वाली नहीं है। कांग्रेस जो कहती है सो करती है। स्वदेश जी, एक सवाल स्वदेश जी, सवाल ये भी है कि जब आपकी सरकार बनी, आपने 27% आरक्षण की बात कही तो बीजेपी संख्या 27% बताई गई है ओबीसी की। जी, ये गलती करी है, आप उनकी गलती की वजह से आज दस्तावेज आपने पेश किया, क्योंकि आपने चलती सरकार गिरा करके आपने, क्योंकि आपके आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने कह दिया था उसी वक्त आरक्षण पर समीक्षा होनी चाहिए, तो आपने कूट दस्तावेज प्रस्तुत किया और कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस को बदनाम करने की। आप बताइए आपने क्या किया? दिग्विजय सिंह जी ने महाजन आयोग का गठन किया, दिग्विजय सिंह जी ने 10 से 14% आरक्षण देने का काम किया, कमलनाथ जी आपने 18 साल में क्या किया? जिस देश का समझ गया ना, समझ आ रहा है कि ओबीसी कितना महत्वपूर्ण है आप दोनों के लिए इस समय। ये भारतीय जनता पार्टी के हथकंडे कर रहे हैं जी। अब हथकंडे तो सब समझ रहे हैं सर, ये आजकल कहाँ जनता बचती है, एक हथकंडा सब समझ जाता है, आपका भी उनका भी। जी योगीराज जी, सब हथकंडे आजकल लोग समझ जाते हैं, हथकंडे कहाँ चलते हैं? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये राजनीतिक दल इतने अपने आप को समझदार समझ रहे हैं, जनता इनसे ज़्यादा समझदार है। और आप 27 और 35 के चक्कर में उलझ रहे हो। जनता सब समझती है कि हमें कितना मिलना चाहिए और कौन हमारा सच्चा हितैषी। तो कोर्ट में केवल आप टाइम पास करने का काम चल रहा है, बाकी 27 और 35 से किसी को कोई लेना देना नहीं। अभी तो किसी को यही एग्जैक्ट पता नहीं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी कितनी है। अभी स्वदेश जी 55-56 बता रहे थे, इनके नेता अरुण यादव 52% बता रहे थे। नहीं, वो बीजेपी 48% बता रही है। वर्ग कल्याण ने जो आकलन किया उसमें 48% बताया और कई ऐसे जिले कल्याण जहाँ संविधान में कोई व्यवस्था ही नहीं थी। पिछला वर्ग आयोग था, वो आयोग अभी भी कायम है, आपने उसमें ताला लगा के रखा है। ये कल्याण कब से चालू कर दिया आपने? ये कल्याण कर रहे हैं सर, स्वदेश जी कल्याण कर रहे हैं। ये कल्याण इसलिए हुआ था कि जो ट्रिपल टेस्ट की जो बात सुप्रीम कोर्ट पिछला वर्ग आयोग से आपने कुछ पूछा? जो आयोग गठित है नहीं, उनको लगा जहां से कल्याण होगा उनसे पूछ लिया जाए। आप लोग नहीं कर पा रहे थे कल्याण। जी योगीराज जी अपनी बात कीजिए। हाँ, मैं यही कह रहा था कि अभी तो ये टोटली यही डिसाइड नहीं हो पाया कि मध्य प्रदेश में आखिर पिछड़ों की जनसंख्या कितनी है। ये तो सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा था इनसे। हाँ, इन्होंने 48% बताया। जी। तो अभी तो इस बात को लेकर कंफ्यूजन है। तो ये मैटर तो चूंकि अब सुनवाई में हो सकता है कि पीछे छूट जाए। अभी तो केवल ये हो सकता है कि एक तो चुनाव कराया जाए जो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, दूसरा जो सरकार की जो तैयारी है कि नहीं हम 35% का इंतजाम हम कर लेंगे और उसके लिए हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये प्लान सरकार वहां जाके रखेगी। ठीक है। अब उस प्लान से सुप्रीम कोर्ट कितना सहमत होता है, ये कल या परसों जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तब मालूम पड़ पाएगा। मुझे लग रहा है कि आज ही ये सुनाई देगा कि आखिर क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट। नजर इस पर है। मेरे से राजपाल जी, स्वदेश जी, योगीराज जी, आप तीनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद। और सुनवाई शुरू होने जा रही है, इस सुनवाई के बीच में आखिर होगा क्या? तो उम्मीद है बहुत ज्यादा यही है कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि निर्णय साफ है, आरक्षण के आधार पर चुनाव नहीं होंगे यदि सरकारें करना चाहती। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट है, अब मॉडिफिकेशन फॉर एप्लीकेशन पर वो सुनवाई कर रहे हैं। कल 2 घंटे सुनवाई चली, आज भी सुनवाई होना है। सरकार की तरफ से तमाम तरह की दलीलें दी जा रही, लेकिन दलील को कितनी स्वीकार करेगा सुप्रीम कोर्ट, नज़र हमारी इस पर रहेगी। पर आप भी नज़र बंसल न्यूज़ पर बनाए रखिए, क्योंकि पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबर सबसे पहले बंसल न्यूज़ पर होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। पहली खबर पहली बहस में इतना ही। नमस्कार।